नमस्कार। चेतक की वीरता की इस खास और बेहद दिलचस्प चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और शिक्षिका रश्मि विश्वास, केंद्रीय विद्यालय मासीमपुर से। आज हम सिर्फ एक कविता नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि भारतीय इतिहास के उस गौरवशाली पन्ने को पलटने वाले हैं जहां साहस और वफादारी की मिसालें गढ़ी गईं। महान कवि श्याम नारायण पांडे जी की ये अमर कविता हमें सीधे युद्ध के मैदान में ले जाती है। तो चलिए एक शांत लेकिन पूरे उत्साह से भरी इस यात्रा पर चलते हैं और इस अद्भुत कविता के हर एक भाव को गहराई से महसूस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज की हमारी रूपरेखा क्या होगी। हम शुरुआत करेंगे कविता और कवि के परिचय से, फिर पद्यांशों की व्याख्या करेंगे भाग 1 और भाग 2 में। इसके बाद हम इसमें इस्तेमाल की गई विशिष्ट हिंदी शब्दावली, वीर रस और अलंकारों के प्रयोग पर बात करेंगे और अंत में जानेंगे हल्दी घाटी का हमारे स्वतंत्रता संग्राम में क्या ऐतिहासिक महत्व रहा। तो चलिए अपनी चर्चा के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है कविता और कवि का परिचय। किसी भी महान रचना के पीछे एक महान सोच होती है। प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे जी, जिनका जन्म 1907 में हुआ था, भारतीय साहित्य में वीर रस की कविताओं के लिए एक बहुत बड़ा नाम है। एक बेहद दिलचस्प बात आपको बताऊं, आज जो कविता चेतक की वीरता हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो कोई अलग से लिखी गई कविता नहीं है, बल्कि उनकी बहुत ही प्रसिद्ध प्रबंध काव्य कृति हल्दी घाटी का ही एक छोटा सा अंश है। पांडे जी ने अपनी कलम से राजपूती शौर्य और चेतक जैसे स्वामी भक्त घोड़े को साहित्य में हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब आते हैं दूसरे भाग पर। यहाँ हम कविता के शुरुआती पद्यांशों को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इन पंक्तियों को पूरे वीर रस और भाव के साथ पढ़ते हैं। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इन पंक्तियों में कवि हमें बता रहे हैं कि युद्ध के मैदान में चेतक लगातार छलांगे मारते हुए एक अनोखा ही रूप ले चुका था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मानो हवा से ही उसकी होड़ लगी हो। महाराणा प्रताप को कभी उससे कोड़ा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कविता को और अच्छे से समझने के लिए चलिए कुछ थोड़े कठिन लगने वाले शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। चौकड़ी का मतलब होता है छलांग या कूद। जब घोड़ा चारों पैर उठाकर तेजी से दौड़ता है ना, उसे चौकड़ी भरना कहते हैं। अरिमस्तक यानी शत्रु का सिर और बाघ का अर्थ है घोड़े की लगाम। जब कवि कहते हैं वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, तो उनका मतलब है कि वह इतनी फुर्ती से दौड़ रहा था कि लग रहा था मानो शत्रुओं के सिर के ऊपर से होते हुए सीधा आसमान में उड़ रहा हो। आपको पता है, महाराणा प्रताप और चेतक का रिश्ता सिर्फ एक सवार और घोड़े का नहीं था। चेतक बिना कुछ कहे राणा प्रताप के मन की बात पढ़ लेता था। जैसे ही हवा से लगाम जरा सी भी हिलती, चेतक अपने सवार को लेकर उड़ान भर लेता था। सबसे अद्भुत लाइन जो कवि ने लिखी है वो है, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यानी महाराणा प्रताप की आंखों की पुतली अभी मुड़कर इशारा भी नहीं कर पाती थी और चेतक उनका मन समझकर उसी दिशा में मुड़ जाता था। ये आपसी समझ और फुर्ती सच में अकल्पनीय है। यहाँ हम एक पल के लिए रुकते हैं। आप सब जरा सोचिए, चेतक की इस अविश्वसनीय फुर्ती और अपने स्वामी के प्रति इस गहरी वफादारी से हमें क्या सीख मिलती है। एक मूक प्राणी होते हुए भी अपने काम के प्रति चेतक का ये समर्पण हमें सिखाता है कि बिना कुछ कहे भी अगर मन में सच्ची निष्ठा हो तो बड़े से बड़ा लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं कविता के अगले भाग की तरफ, जहां चेतक का एक बिल्कुल अलग विकराल रूप हमें देखने को मिलेगा। आइए इन ओजपूर्ण पंक्तियों को महसूस करते हैं। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में, बढ़ते नद सा वो लहर गया, वो गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया, भाला गिर गया गिरा निशंग, हय टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। कवि बता रहे हैं कि चेतक ने युद्ध में ऐसी गजब की निपुणता दिखाई कि वो भालों और ढालों के बीच से बिना जरा सा भी डरे सरपट दौड़ता चला गया।
इस भयानक युद्ध के दृश्य को अपनी आंखों के सामने उकेरने के लिए इन शब्दों को समझना जरूरी है। कौशल यानी आपकी निपुणता या हुनर। करवाल कहते हैं तलवार को। नद का मतलब है नदी का तेज बहाव या उफान। विकराल मतलब जो बहुत ही भयानक हो। और निशंग का अर्थ है तरकश, जिसने तीर रखे जाते हैं। सोचिए, चेतक इन्हीं तलवारों और भालों के बीच पूरी निपुणता से दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहा था। युद्ध के उस मैदान में चेतक एक उफनती हुई नदी की लहर की तरह आगे बढ़ रहा था। कभी वो एकदम से आगे जाता तो कभी अचानक रुक जाता। वो एक भयानक वज्र से भरे काले बादल की तरह दुश्मनों की सेना पर टूट पड़ा। उसकी टापों की मार इतनी तेज थी कि शत्रुओं के अंग छिन्न भिन्न हो गए। उनके भाले और तरकश हाथ से छूटकर गिर पड़े। एक घोड़े का ऐसा रौद्र रूप देखकर पूरी की पूरी दुश्मन सेना सच में हैरान और दंग रह गई थी। एक बार फिर यहाँ थोड़ा ठहरते हैं और विचार करते हैं, आखिर ऐसा क्या था कि दुश्मनों की इतनी विशाल सेना एक अकेले घोड़े को देखकर दंग रह गई। इसका सीधा सा कारण ये है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी जानवर के अंदर युद्ध का ऐसा कौशल और इतना विकराल रूप कभी देखा ही नहीं था। चेतक अब सिर्फ एक सवारी नहीं था, वो खुद महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाला एक महान योद्धा बन चुका था। कविता के गहरे अर्थों को समझने के बाद अब आते हैं इसके चौथे भाग पर। यहाँ हम कविता की समृद्ध हिंदी शब्दावली पर चर्चा करेंगे। श्याम नारायण पांडे जी ने इस रचना में भाषा का जो जादुई प्रयोग किया है वो अद्भुत है। देखिए, एक ही चीज के लिए उन्होंने कितने अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है। घोड़े के लिए उन्होंने हय शब्द चुना, जैसे हय टापों से। इसके और भी समानार्थी शब्द होते हैं, जैसे अश्व या तुरंग। नदी के उफान को दिखाने के लिए नद शब्द का प्रयोग किया, जिसके अन्य अर्थ सरिता या तटिनी भी हैं। और तलवार के लिए करवाल कहा। ये जो भाषा की विविधता है ना, यही कविता के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। शब्दावली के बाद अब बढ़ते हैं कविता की असली जान की तरफ, जो है वीर रस और अलंकारों का प्रयोग। चलिए एक मजेदार तुलना करते हैं। अगर मैं एक साधारण सा वाक्य बोलूं, चेतक बहुत तेज दौड़ता था, बात तो सही है, पर क्या इसमें वो रोमांच है? बिल्कुल नहीं। अब इसी बात को कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल करके कैसे कहा है, सुनिए। वो दौड़ रहा अरी मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। यहाँ बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर इतने शानदार तरीके से बताया गया है कि लगता है चेतक जमीन पर नहीं, सीधे आसमान में उड़ रहा हो। इसी तरह जब कहा गया विकराल वज्रमय बादल सा, तो वहाँ उपमा अलंकार का बड़े खूबसूरती से प्रयोग किया गया। वीर रस में डूबे ये अलंकार ही तो हैं जो एक साधारण सी बात को इतना प्रेरणादायक बना देते हैं कि पढ़ते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साहित्यिक सौंदर्य के बाद अब हम अपनी चर्चा के छठे भाग पर आते हैं, जहां हम हल्दी घाटी के ऐतिहासिक महत्व को समझेंगे। अगर हम ऐतिहासिक घटनाओं को देखें तो हल्दी घाटी का वो महान युद्ध 1576 में लड़ा गया था। लेकिन सदियों बाद 1939 में श्याम नारायण पांडे जी ने हल्दी घाटी महाकाव्य लिखा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि 1939 वो दौर था जब भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था और हमारी आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। इस कविता के वीर रस ने उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों के दिलों में देशभक्ति और गजब के उत्साह की आग जला दी। उन्हें ये प्रेरणा मिली कि अगर प्रताप और चेतक मुगलों की इतनी बड़ी सेना के सामने नहीं झुके तो हम भी अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। और आखिरकार 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो आप देख सकते हैं, ये सिर्फ पन्नों पर लिखी एक कविता नहीं थी, ये आज़ादी के दीवानों के लिए एक मंत्र बन गई थी। और इसी के साथ हम आज की अपने इस शानदार चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहूंगी। आज के इस मॉडर्न समय में महाराणा प्रताप और चेतक की इस शौर्य गाथा से हम अपने जीवन में साहस और समर्पण की क्या प्रेरणा ले सकते हैं? सच तो ये है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हमारा संकल्प पक्का है और लक्ष्य के प्रति चेतक जैसा समर्पण है, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस प्रस्तुति ने आपको केवल कविता ही नहीं समझाई, बल्कि एक नई ऊर्जा से भी भर दिया होगा। इस विषय पर और सोचिएगा और पढ़िएगा। ज्ञान की इस खूबसूरत यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।